सुना आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से आज गरजे और निशाने पर सीधे सीधे पाकिस्तान था। दो टोक अंदाज में आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से संदेश पूरी दुनिया के सामने रख दिया था कि ये न्यू नॉर्मल भारत की तरफ से जो सेट किया गया है, इसमें आतंक और आतंकवादियों को पालने पोसने वालों में भारत फर्क नहीं करेगा और ना ही अब जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है पाकिस्तान का वो भारत सहेगा। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आदेश रावल कंसल्टिंग एडिटर हैं पॉलिटिक्स के, और साथ ही आप देख रहे हैं खास राजनीतिक मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शायना एनसी जी, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही अतुल लोंढे पाटिल कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल लोंढे पाटिल जी, पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। आपके पास आ रही हूं अतुल जी, और इस सवाल के साथ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आतंकवाद को लेकर संदेश साफ दे रहे थे, निशाने पर पाकिस्तान को ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं गलती पिछली सरकार की भी उन्होंने देश के सामने रखी, वो सिंधु जल समझौते के रूप में कि साहब एक ऐसा एक तरफा समझौता और हम उसको सहते रहे। क्यों? ये कांग्रेस की गलती थी? रोमाना जी, मैं हमारे विदर्भ में एक राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज होकर गए। दुनिया उनको जानती थी, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उन्होंने भारत की बात रखी थी। उनकी एक कविता है, अभंग का हो या फिर देश के प्रति एक समर्पण का, उसके दो लाइनें में जो है वो सुनाकर यहाँ पर आज के 19वीं स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं जो है वो देश को देना चाहूंगा, और फिर मैं अपनी बात रखूंगा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा। आप सभी को, आपके दर्शकों को, भारतवासियों को 19वीं स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जब 75 साल के बाद 19वां स्वाधीनता संग्राम बनाते हुए देश का प्रधानमंत्री अगर पिछले सरकार को गाली देता हो, पिछले सरकार की खामियां निकलता हो, तो वो अपने असफलता का बखान करता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। सिंधु जल संधि सबको पता है, एक मध्यस्थता से हुई थी, और उस वक्त जो भारत की स्थिति थी, भारत को 44 हमारा बर्थ रेट था, 46 हमारा डेथ रेट था। हमारी माताएं जो है 159,000 में से वो बच्चों को जन्म देते वक्त उनकी मृत्यु हो जाती थी। देश में ना लोहा बनता था, ना कोल हम निकालते थे, तो केवल और केवल अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए निकाला था। बहुत सारी तकलीफों से हम जूझ रहे थे। तब बांध बनाना कितना संभव था, कितना नहीं था, इसकी जानकारी अगर देश में 11 साल प्रधानमंत्री रहे और करीब करीब 12 साल 13 साल मुख्यमंत्री रहे इंसान को नहीं समझ में आती है, तो वो उस सरकार को दोष दे रहा है जिसने भारत का विभाजन झेला, जिसने खून खराबा झेला, और उसके बावजूद 16% जिस देश की लिटरेसी थी, उस देश के लिटरेसी के साथ आगे बढ़ने का काम किया। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय में खाद के कारखानों से लेकर, लोहे के कारखानों से लेकर, तो फिर इसरो का सपना हो, DRDO हो, एम्स हो, इन सारी चीजों का जो रचना की गई थी, उस रचनात्मकता को अगर इस देश के प्रधानमंत्री भूल जाते हैं तो वो बेईमानी करते हैं अपने पूर्वजों से जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान। लेकिन अतुल जी, आप कह रहे हैं कि वो रचनात्मकता, और वो रचनात्मकता जो है उसका तो जब समय आता है तो जिक्र उसका किया जाता है। सवाल ये है कि अगर पिछले 70 साल में कुछ गलतियां हुई हैं, और वो भी ऐसी गलतियां जो नासूर बन गई हैं, उनका जिक्र अगर किया जाता है, और सिंधु जल समझौता जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ किया गया कि साहब एक अन्यायपूर्ण समझौता था, बिल्कुल एक तरफा समझौता था, और उसका अगर आज जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु जी के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को। सुधांशु जी, स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई आपको भी सर। सवाल मेरा यह है कि सिंधु जल समझौता का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मन से कर रहे हैं, तो कांग्रेस कह रही है कि वो अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, इस वजह से सिंधु जल समझौते की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी, देखिए, आज के दिन मैं समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूं, और एक ऐसे देश के वासियों को जो आज विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, एक ऐसा देश, ये इको कर रहा है, जरा ठीक करवा दीजिएगा जी, एक ऐसा देश जो कि विश्व का सबसे युवा देश है, और एक ऐसा देश जो विश्व की एकमात्र सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता का देश है, एकमात्र ऐसा देश जिसने आज तक किसी पे इन्वेजन नहीं किया है,
एकमात्र ऐसा देश जिसकी क्रूरता की कोई कहानी दुनिया के किसी दूसरे देश के इतिहास में नहीं लिखी हुई है। यह एकमात्र ऐसा देश जिसमें कि सैकड़ों हजारों सालों से चीन से लेकर और अरब तक के लोग पढ़ने के लिए भी आते थे और बाद में लूटने के लिए भी आते रहे, मगर उसके बावजूद एक ऐसा देश जो कि 2000 साल के डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में केवल 200 साल छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति रहा, मींस इट वाज द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट नेशन ऑन अर्थ, द प्लेस एट विच इट रिमेन मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री। अब हम आज के विषय पे आते हैं। आज भी हम ये सकारात्मक भाव से देखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं उसमें जो मैं महत्वपूर्ण बात मानता हूं कि हमारा पहला इंडिजिनस चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, और ये ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है। याद करिए इसी गणतंत्र दिवस को जो युआंग ली है, फॉक्सकॉन बनाने वाली चिप बनाने वाली कंपनी के चेयरमैन हैं, उनको पद्म भूषण दिया गया था। अब आप सोचिए चाइना और ताइवान में जिस प्रकार का टसल आ रहा है, ताइवान सबसे ज्यादा चिप्स को सप्लाई करता है। ऐसे में क्या होगा, ताइवान के मन में बात आ सकती है कि हम अपनी यूनिट्स को किसी सुरक्षित जगह ले जा सकते हैं। भारत उनको यह संकेत देता है कि आप आइए, और उसके बाद चिप में हम अपना इंडिजिनस चिप डेवलप करते हैं और उसे स्थापित करते हैं। ये वो देश जिसने कि अब सदियों की निद्रा से जगकर पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया कि अब भारत अपने ऊपर किसी अवांछित अकारण किसी भी आघात को अब सहन करने को तैयार नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा न्यू नॉर्मल। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने इसमें क्या कहा, 1 लाख करोड़ की व्यवस्था की है नौजवानों के रोजगार सृजन के लिए। इसके अतिरिक्त घुसपैठियों को जो डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं, यानी हमारे लोकतंत्र की उदारता का लाभ उठाकर भारत को अंदर से कमजोर और खोखला करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने बताया। और एक और महत्वपूर्ण बात बताई जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। उन्होंने कहा कि क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में टारगेट रखा था कि 50% टारगेट पूरा होगा 2030 तक। वो 5 साल पहले 2025 में पूरा हो गया। यह भारत के लोगों की क्षमता है। अर्थात क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, न्यूक्लियर मिशन और न्यू चिप फॉर्मेशन से लेकर भारत उठकर खड़ा हो रहा है, और यह वो देश है जो विश्व का सबसे प्राचीनतम देश है। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, आज का एक सकारात्मक पक्ष है, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, यह वो देश है जिसको ढूंढने के लिए यूरोप के सारे एक्सपेडिशंस हुए थे। कोलंबस किसे खोजने निकला था? इंडिया को खोजने निकला था। इसीलिए आज भी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन बोलते हैं कि उसे लगा था इंडिया पहुंच गए। पुर्तगाल से वास्को डी गामा किसको खोजने निकला था? भारत को खोजने निकला था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम आज उस स्थिति में दोबारा पहुंच रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी ने बताया इस अमृतकाल के उस दौर में, कि भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, और ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। तो मैं मानता हूं इसको सकारात्मक पक्ष से देखना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप, विवाद, वाद विवाद, हम लोग 364 दिन बहस करते हैं, 363 दिन, 2 दिन 26 जनवरी 15 अगस्त को मुझे लगता है दलगत भावना से ऊपर उठकर इस महान राष्ट्र के महान योगदानों को, और मैं पुनः कहता हूं प्रधानमंत्री जी ने इसी 15 अगस्त से कहा था, हर सरकार ने योगदान दिया अपने तरीके से, बिल्कुल, जिससे जो जो बन पड़ा है वो योगदान दिया गया है। ऐसी बात नहीं है। क्या श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में भारत में भूमंडलीकरण मैं अतुल जी का रुख करती हूं। अतुल जी, तो फिर आज कांग्रेस की तरफ से बड़ा मन दिखाया जाएगा, और जो बात यहां पर कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी साहब, वो तो कह रहे हैं कि साहब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये कामयाबी के सफर पर हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है ना, आप नाकामी की बात कर रहे हैं। ऐसा है रोमाना जी, देश के प्रधानमंत्री जब पूर्व प्रधानमंत्रियों को उनके योगदान के लिए नहीं, गलतियां निकालना और उनको कोसना, इस तरह का भाषण करते होंगे तो ऐसी बात उठती है। सुधांशु जी ने अगर सकारात्मकता दिखाई है तो मैं भी सकारात्मकता दिखाता हूं, और ये होना भी चाहिए। आज स्वाधीनता संग्राम का दिन है, और एक दिन प्रधानमंत्री जी नेहरू जी का नाम लेते हैं उनका योगदान के लिए, और 364 दिन उनको गाली देने के अलावा कुछ नहीं करते। उनके भाषण में 15-15, 20-20 बार नेहरू जी का नाम आता है। लेकिन चलो सकारात्मकता के लिए सुधांशु जी को मैं बता दूं, दुनिया का 25% व्यापार हिंदुस्तान करता था। आपको यवन प्रिया पता है किसे कहते थे? यवन प्रिया हमारे काली मिर्च को कहते थे। लोगों ने कहा था ये नीरो वॉज फिडलिंग व्हेन रोम वॉज बर्निंग। किस लिए कहा था? क्योंकि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट ज्यादा था और उनके यहाँ से इंपोर्ट बहुत कम था। क्या क्या जाता था? मसलिन जाता था, मुर्गा जाता था, यवन प्रिया मसालों के पदार्थ जाते थे, और एक डिबिया में बंद हो ऐसी साड़ी जाती थी, ऐसी कारीगिरी थी। और विज्ञान के क्षेत्र में कितने आगे थे हम। गुप्त काल को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने साहित्य में विकास किया, विज्ञान में विकास किया, हमारी लेबोरेटरीज खड़ी हो रही थी। वराहमिहिर ने एक अवकाश संशोधन की लेबोरेटरी की थी, हमने पाई की वैल्यू खोज की थी। शून्य किसी अननोन भारतीय ने निकाला था, लेकिन उसके बाद हम धर्मांधता की तरफ गए।
और धर्मांधता की तरफ गए तो अंधकार युग में सबसे ज्यादा नुकसान अगर मानवीय सभ्यता में किसका हुआ तो भारत का हुआ, और भारत पे आक्रमण हुए और भारत पे गुलामगिरी का जो समय आया उसकी एक में उसका कारण कोई होगा तो समुद्र पार नहीं जा सकते आप। धर्म जो है उसने विज्ञान के ऊपर अपना स्थान ग्रहण कर लिया था और यही वजह थी हम गुलाम हुए। ये बात सही है, तो इसको भी एक दुरुस्त करना और विज्ञान को पकड़ना हमारा संविधान भी कहता है कि वैज्ञानिक सोच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।